हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स के लेक्चर लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो देखिए आज है 2 मई, तो 2 मई का करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले कर लेते हैं, कल के लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कल आपसे पूछा गया था, कल था 1 मई, तो 1 मई में हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले तो हमने शारावती प्रोजेक्ट के बारे में देखा था कि इस पर MEIL कंपनी को क्या है, ये प्रोजेक्ट मिल गया है। ठीक है, तो इसको पूरा समझा था, इसकी लोकेशन समझी थी। फिर उसके बाद में हमने ये वाईफाई 6E रूटर के बारे में जाना था। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा देख लीजिए। फिर उसके बाद में न्यू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स रूल्स आए हैं, तो ये हमने इसके बारे में समझा था। फिर G7 ने डिस्कस किया है कि भैया 2035 तक जो कोल का प्रोडक्शन है इसको क्या करेंगे, इसको फेज बैनर में इसको ख़त्म किया जाएगा। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि पाकिस्तान को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, IMF ने $3 बिलियन का लोन अप्रूव किया था, जिसमें से $1.1 बिलियन की क्या है पहली किस्त दे दी है। तो फिर उसके बाद में हमने लूना क्रेटर के बारे में जाना था, ये कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में जाना था। फिर आर्टिफिशियल स्नैपसीज के बारे में जाना था, जो वाटर और सॉल्ट से मिलकर बने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023, तो इसके बारे में जाना था। जिसने भी ये नहीं देखा उसको देख लीजिए। फिर लास्ट में ये क्वेश्चन दिया था आपको, यहाँ पे क्वेश्चन है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART जिसे बोला जाता है, इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड विथ डिजीज़। ठीक है, तो ये कौन सी डिजीज़ के साथ संबंध है, हाल ही में समाचारों में देखी गई एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जिसे ART बोला जाता है, पहल किस बीमारी से संबंधित है। तो ये कौन सी बीमारी संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी HIV एड्स से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए अब आज के क्वेश्चन, आज का देखते हैं लेक्चर। तो देखिए पहली खबर है ब्लड मिनरल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये ब्लड मिनरल कंट्रोवर्सी क्या है और ये एप्पल के अराउंड कैसे घूम रही है। तो आपने DRC का नाम सुना होगा, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका की कंट्री है। तो यहाँ पर क्या है, ये मिनरल्स निकलते हैं, जो मिनरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन मिनरल्स में क्या है, यहाँ पर DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, यहाँ पे वॉर जोन डिक्लेयर है। ठीक है, यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ से क्या है, ये मिनरल्स निकल रहे हैं और अमेरिका इसको इलीगली खरीद रहा है। अमेरिका की जो कंपनी है, कौन सी, एप्पल कंपनी है, वो इसको इलीगली खरीद रही है। तो यहाँ पर DRC ने ये कहा है, एप्पल कंपनी को पत्र लिखा है और उसमें ये बात कही गई है कि आप इस तरीके से जो इलीगली परचेजिंग कर रहे हैं हमारे मिनरल्स की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा इलीगल माइनिंग हो रही है। इलीगल यहाँ से जो ये रिसोर्सेस है चुरा कर एप्पल को बेचे जा रहे हैं। तो आप इसके लिए कड़ी प्रतिबंध लगाइए, इस तरह के मिनरल ना खरीदिए। अगर आप इस तरह खरीदेंगे तो हम आपके लिए फिर अगेंस्ट कोर्ट केस भी करेंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो देखो कहाँ पर है ये DRC की लोकेशन देख सकते हैं, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर हम यहाँ पर बात करें, छोटा सा देश है रवांडा, तो डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कॉन्गो से रवांडा की तरफ यहाँ से ये मिनरल्स निकल रहे हैं और ये एप्पल यहीं से इन मिनरल्स को खरीद रहा है। तो ये पूरा यही है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अमेरिकी तकनीकी दिग्गज एप्पल पर अपने उत्पाद में देश के युद्धग्रस्त पूर्वी क्षेत्र से प्राप्त रक्त खनिज का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है और एप्पल के CEO टिम कुक को संबंधित पत्र भी लिखा गया है। DRC का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने आरोप लगाया है कि कंपनी की DRC से रवांडा तक अवैध रूप से परिवहन किए गए खनिजों की खरीद करती है, तो इसी के लिए चेताया गया। फिर देखिए नेक्स्ट खबर है, यहाँ पर इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है LSAM-20 ब्रिज। ठीक है, तो ये 20 ब्रिज क्या है, आज ये इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए भारतीय नौसेना ने ये LSAM-16 यार्ड वाला 130 श्रृंखला का छठा बर्ज लॉन्च किया है, जिसका नाम अगर हम बात करें, इसका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज। ठीक है, तो ये नाम अच्छे से याद कर लें, एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज। तो यहाँ पे क्या है, ये टॉर्पीडो और मिसाइल ले जाने में सक्षम है, यहाँ से आगे जा सकते हैं। अगर कोई इस तरह की कठिन परिस्थिति बनती है, विषम परिस्थितियाँ बनती है, किसी देश के साथ वॉर होता है या फिर किसी कहीं पर हमें हमला करने की ज़रूरत पड़ती है, तब ये इस तरीके से ये एम्यूनिशन ले जाने में सक्षम है। ये इस तरीके का बार्ज बनाया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ पर श्रीलंका से। तो श्रीलंका का पोर्ट है, पोर्ट का नाम है KKS पोर्ट। तो
तो इंडिया ने क्या करा है, 16.5 मिलियन ग्रांट देने की बात करी गई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पोर्ट। ठीक है, इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया के द्वारा 61.5 मिलियन डॉलर का ग्रांट दिया जाएगा श्रीलंका को, जिससे ये पोर्ट को डेवलप किया जा सके। तो आज ये इस पोर्ट का पूरा नाम है, अगर हम काके संथूराई बंदरगाह, ठीक है, काके संथूराई बंदरगाह, ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा काके संथूराई बंदरगाह कहाँ पर लोकेटेड है, फिर ऐसे नाम लिखे होंगे तो आपको याद रखना है श्रीलंका में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो ये निर्णय क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और श्रीलंका के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। आज ये नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट खबर है कोविशील्ड से। कोविशील्ड के बारे में आप सभी जानते होंगे, आप सबने लगवाई भी होगी, 99% मतलब 80% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। ठीक है, तो अभी जो कोविशील्ड वैक्सीन कंट्रोवर्सी है क्या, तो जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसने क्या हुआ, यूके यूनाइटेड किंगडम के एक हाई कोर्ट के अंदर ये माना है कि हमने जो ये वैक्सीन बनाई थी इसकी वजह से घातक रोग, घातक बीमारियां और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, हालांकि ये पूरी पब्लिश नहीं की जाएगी, खबर अखबारों में इस तरीके से दिखाई जा रही है कि इसके कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है, लाखों में से एक लोग को हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, लाखों में से बहुत सारे लोगों को ये कोविशील्ड 19 के दुष्प्रभावों को देखना पड़ रहा है। और हमारी सरकार ने क्या करा है, ये जो कोविशील्ड निर्माता थी इंडिया में जो बना रही थी उससे पैसा ले लिया है। अब देखो आपको सब चीज़ें पता होती हैं, आप पर आंखों पे पर्दा अगर आपने बांध रखा है तो फिर आप ये चीज़ें समझ नहीं पाएंगे कि कितना बड़ा स्कीम हुआ है पूरी जनता के साथ में। ठीक है, तो कोविशील्ड के कारण क्या हो रहा है, इतना जोर और उछल के बोला गया था कि भाई इस वैक्सीन को लगवा लो, इसको नहीं लगवाओगे तो आप कोरोना से मर सकते हो। अब इसको लगवाने के बाद लोग वैसे ही हार्ट अटैक से मर रहे हैं और अलग अलग गंभीर बीमारी होनी है, जिसमें रक्त का थक्का जम रहा है या फिर हमारी ब्लड प्लेटलेट्स काउंट कम होती जा रही है। तो ये एक बड़ा ही एक चिंता का विषय है। अगर किसी को भी कोई भी हल्की सी भी समस्या महसूस हो रही है तो वो क्या करे, तुरंत डॉक्टर के पास जाए, इसको लाइटली ना ले। छाती में दर्द हो तो उसको काउंट करे और उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे, दिखाए अपने आप को। और जो भी ब्लड क्लॉटलेट्स की वजह से अगर हार्ट अटैक हो सकता है तो वो उसका क्या करेंगे, उस दवाई देंगे, तो उस दवाई को खानी पड़ेंगी रेगुलर। ठीक है, हार्ट अटैक से बचने के लिए। तो ये थोड़े से मेजर्स हैं आपको उठाने चाहिए। अगर कोई भी हल्की सी भी गंभीर बीमारी आपको लग रही है, क्या इस तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जरूर पहुँचे, इसको लाइटली ना लें। कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा घातक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने लंदन में उच्च न्यायालय को सौंपे गए अदालती दस्तावेज में स्वीकार किया है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग के साथ विकसित की गई कोविड-19 वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में, यहाँ पे बहुत ही दुर्लभ लिखा गया है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उन्होंने जो एक्ट किया है उसकी बुराई की जाए। ठीक है, तो आप इसे ऐसे मान लीजिए कि ज़्यादातर मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस का कारण बन सकती है। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखें, कैन कॉज है थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब देखिए थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, आज ये इसके बारे में जानते हैं। तो देखो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को बोलते हैं कम प्लेटलेट, आपके जो शरीर में है प्लेटलेट की मात्रा उनकी कम होती जा रही है, तो उसे बोला जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि रक्त के थक्के जमना, ब्लड क्लॉटिंग होना, ब्लड जैसे ब्लड में क्या है गांठ बन जाना, उसकी वजह से क्या होता है हमारी जो रक्तवाहियाँ मतलब ब्लड वेन्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, ये रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड इधर से उधर नहीं जा पाता और इसी की वजह से हार्ट अटैक आते हैं। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से इंसानों की मौत हो रही है। काफ़ी ज़्यादा आप वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे खबरें आ रही हैं, बहुत सारी छुपाई भी जा रही हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। टीटीएस के लक्षणों में सांस फूलना, सीने में दर्द, पिन हेड के आकार के लाल धब्बे और त्वचा पर चोट और सिर दर्द और शरीर के अंगों में सुन्नता शामिल है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको सुनाई देता है, मतलब सुनाई क्या देगा, आपको महसूस होता है, दिखाई देता है, ठीक है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इनको लाइटली ना लें, जान है तो जहान है, वो चीज़ मान के चलें। ठीक है, टीटीएस रक्त के थक्के पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं और उसके बाद संतुष्ट हो। ठीक है, थक्के के स्थान के आधार पर स्ट्रोक, दिल का दौरा, सांस लेने में गंभीर समस्याओं जैसे गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट खबर है यहाँ से मैक्सिको से। तो मैक्सिको में ये आप ये देख पा रहे हैं, ये एक बड़ा सा ब्लू होल जो दिखाई दे रहा है, तो ये वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर किया गया है। कहाँ डिस्कवर किया गया, मैक्सिको में डिस्कवर किया गया। इसका नाम क्या है, तामजा ब्लू होल। ठीक है, पूरा नाम क्या होगा, तामजा
तामजा नाम रखा गया है इसका, तामजा, ठीक है, ऐसे याद कर लें। तामजा क्या चीज़ है, अभी न्यूज़ में पढ़ा था आपने, एक ब्लू होल है, कहाँ पर है, मैक्सिको में पाया गया है। तो मैक्सिको में ये दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल, तामजा ब्लू होल की खोज की गई है। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चैतुमल खाड़ी में ये स्थित है। तो आज ये आपको इसकी लोकेशन दिखाते हैं। तो देखिए ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऊपर, इसके नीचे है मैक्सिको। ये पूरा जो मैप दिखाई दे रहा है मैक्सिको का मैप है। यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगर हम इसको जूम करते हैं यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह को मैं एक बार जूम कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखो चेतामल ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो जगह है इस जगह पर ये ब्लू होल आपको मिला है। ये वाला जो खाड़ी दिखाई दे रही है, बे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस जगह पर ये मैक्सिको के युकाटन, एक सेकंड, ठीक है, युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में स्थित है ये ब्लू होल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट खबर है यहाँ से, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको रिसाइज कर देता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट खबर है हमारे आर्टिकल से, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, 39B है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 39B किस चीज़ से डील कर रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 36 to 51 किस चीज़ से डील करते हैं। ये डील करते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्टिव दी गई हैं सरकारों को, जो स्टेट्स की सरकारें हैं उनको ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि सरकार अपनी जनता के लिए क्या क्या कार्य करेगी, है ना। अगर मान लीजिए सरकार ये नहीं करती है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। परंतु ये डायरेक्टिव्स का अगर उल्लंघन होता है, अगर डायरेक्टिव्स को व्याख्या करनी हो तो आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होना चाहिए। तो यही आर्टिकल नंबर 39 की व्याख्या करने के लिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या केस था, ये 1978 के अंदर रंगारेड्डी मामले में परस्पर विरोध विचारों के कारण ये माना गया कि इसमें रंगारेड्डी जी ने ये कहा था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पब्लिक, जो कम्युनिटी संसाधन, जो पब्लिक रिसोर्सेज है उसके रूप में इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। परंतु 1978 के अंदर ये 9 न्यायाधीशों की पीठ थी, तो उसके अंदर ये बात की गई थी कि निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधनों में शामिल की जा सकती है, ठीक है। परंतु इससे पहले क्या बोल रहे थे रंगानाथ रेड्डी जी कि निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधनों में शामिल नहीं की जानी चाहिए। पर न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने असहमति जताते हुए कहा था कि इसमें निजी संपत्ति शामिल होगी, ठीक है। तो इस समय यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कम्युनिटी रिसोर्सेज के रूप में इंक्लूड किया जा सकता है। और अब क्या केस चल रहा है, अभी ये केस चल रहा है कि 9 न्यायाधीशों की पीठ है जिसकी हेड कौन कर रहे हैं, डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। जो 9 बेंच है ना, 9 जज बेंच जो है इसका, ठीक है। तो इसमें संविधान के आर्टिकल 39B की व्याख्या के लिए एक मामले की सुनवाई कर रहे हैं। और ये मामला क्या है, इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें समुदाय के भौतिक संसाधन, जो फिजिकल रिसोर्सेज है उसमें निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं या नहीं है, इस चीज़ पे सुनवाई हो रही है। तो यहाँ पर ये जो 9 जज बेंच है इन्होंने ये कहा है, बेंच ने ऑब्जर्व किया है कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो कम्युनिटी रिसोर्सेज ये अलग अलग होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वर्तमान में तो अभी ये मान के चल रहे हैं, जैसे पूरा जजमेंट आता है तो देखते हैं क्या होता है। पर इन्होंने तो यही कहा है अभी कि जो पहले जो सोशलिज्म था, समाजवाद था, साम्यवाद था, सोशलिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो सरकारें हैं वो क्या करते थे, जो अमीर और गरीब इनके जो बीच का गैप है उसको भरने का काम करते थे, अमीरों से लेकर गरीबों में बांटते थे, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए रिसोर्सेज। सोशलिज्म का तो ये कंसेप्ट है। परंतु जो हमारे कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है, जो जितना कमा सकता है वो उतना कमाए, जो जितना अपने लिए कर सकता है वो उतना खुद से करे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कैपिटलिज्म क्या कहती है कि आपकी जो पर्सनल रिसोर्सेज हैं उस पर आपका ही हक है, उस पर सरकार कब्जा नहीं करेगी, इस तरह की बातें करती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा झुकाव किधर हो रहा है, सोशलिज्म से हटकर, मिक्स से भी हटकर कैपिटलिस्ट की तरफ हम जाते जा रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ पे आलोक शुक्ला से। तो आलोक शुक्ला को अवार्ड दिया गया है गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज़ 2024। तो 2024 का गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज़ किसको दिया गया है, आलोक शुक्ला को दिया गया है। तो क्या ये सरकार के द्वारा दिया गया है, नहीं, ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, पर्यावरणविद, जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं जिन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया होता है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो वो ऐसे
6 ऐसे इंडिविजुअल्स को चुना जाता है दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसमें से इंडिया से कौन, एशिया से कौन चुने गए हैं, आलोक शुक्ला चुने गए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 2024 के किसको दिया गया है, तो ये आलोक शुक्ला को दिया गया है, क्योंकि आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ के हर्षदेव, ठीक है, हर्षदेव जंगलों के बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, भारत जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट ने 21 कोल माइंस को, ठीक है, कोल माइंस को मंजूरी दी गई, तो हसदेव में वो जंगल काटने आ गए, ठीक है, और वो जंगल काटने से रोकने के लिए इन्होंने पुरजोर प्रयास किया और इसीलिए इनको ये गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज़ दिया जा रहा है। आज ये इसको और डिटेल में जानते हैं। तो देखो, छत्तीसगढ़ के 43 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को 2024 के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शुक्ला ने जैव विविधता समृद्ध कितने 4,45,000 एकड़ हसदेव अरण्य वनों को 21 प्रस्तावित कोयला खदानों के विकास से बचाने के लिए सफल जमीन स्तर के अभियान का नेतृत्व किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान सकता है। अब देखो, गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे अक्सर ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है, अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन नोबल किसे कहा जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज हो जाएगा। तो ये 6 महाद्वीपों के जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो एवरी ईयर दिया जाता है, 6 महाद्वीपों से दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा इसे स्थापित किया गया था 1989 में, इतना याद रखना है। और ये 6 प्रायद्वीप, वो 6 कॉन्टिनेंट कौन से हैं, जोग्राफिकल लोकेशन, तो एक अफ्रीका हो जाएगा, दूसरा एशिया, तीसरा यूरोप, चौथा हो जाएगा द्वीप एंड द्वीप राष्ट्र, ठीक है, जो आइलैंड एंड आइलैंड नेशन होते हैं वो हो जाएंगे फोर्थ, फिफ्थ हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, सिक्स हो जाएगा साउथ अमेरिका। तो इस तरीके से 6 कॉन्टिनेंट से ये 6 कॉन्टिनेंट के जो इंडिविजुअल होते हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया है, उनको इस प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। और प्रत्येक प्राप्तकर्ता को कितने राशि दी जाती है, $2 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पुरस्कार विजेता का चयन अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया जाता है। ये देखा जाता है कि उन्होंने किस लेवल का योगदान दिया है, उनके योगदान का कंट्रीब्यूशन अपनी जान से भी ज़्यादा था क्या। तो इन तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। अक्सर ये बड़े व्यक्तियों के जोखिमों पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि उसने कितना व्यक्तिगत जोखिम उठाया है, उसके बेसिस पे ये दिए जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो होमवर्क का क्वेश्चन करें तो हाल ही में समाचारों में देखी गई उथली नकली क्या है, ठीक है। तो शैलो फेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़, हिंदी में नहीं बोलेंगे, इसको इंग्लिश में लिखो। शैलो फेक्स क्या है, तो ये पिक्चर्स, वीडियोस एंड वॉइस क्लिप्स क्रिएटेड विदाउट द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है। वॉइस क्लिप्स क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एआई पावर्ड एल्गोरिदम है या नन ऑफ द अबव है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताऊंगा। तो वहाँ देखिए ये, और या फिर जो कल का लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी भी मजबूत हो सके। मैं चाहता तो यहाँ पर भी बता देता, पर आपको जब खुद से एफर्ट करते हैं तो वो चीज़ें आप क्या है लंबे समय तक याद रखेंगे। जैसे ही आप सेलो फेक गूगल में लिखेंगे, आपको नहीं भी पता होगा, तो वहाँ पर आपको एक आर्टिकल सा मिल जाएगा, उसको 5 मिनट पढ़ेंगे तो आपकी क्या होगी, खुद के विचार डेवलप होते हैं। इसीलिए हम ये क्वेश्चन आपको लास्ट में जरूर देते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो देखिए, इसी तरीके से तैयारी करते रहें। और शुक्ला जी, आप बहुत अच्छे आंसर देते हैं, आप आंसर लिखते रहें और साथ में और लोगों को प्रेरित करें। आपके जो सराउंडिंग के जो पीपल्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हमारे लेक्चर्स आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।